नमस्कार। आज हम एक बहुत अनोखे और थोड़े विवादास्पद विषय पर बात कर रहे हैं, इबोगेन। जी। सुना है ये कोई ऐसा साइकेडेलिक है जो ओपियोइड की लत को रातों रात खत्म कर सकता है। हाँ, दावे तो ऐसे ही हैं। हमारे पास वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक वीडियो है जो इसी दावे की कह सकते हैं तह तक जाने की कोशिश करता है। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझेंगे कि आखिर ये इबोगेन है क्या भला, कैसे काम करता है या शायद नहीं करता, और खतरे क्या हैं इसके। हाँ बिल्कुल, और क्यों कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं जबकि अमेरिका में ये गैर कानूनी है। खास तौर पर हम इसे मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखेंगे। हाँ, कि ये तलब, क्रेविंग जिसे कहते हैं, और वो वापसी की भयानक लक्षण। बिल्कुल, उन गहरे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बंधनों को ये कैसे तोड़ पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले ये इबोगेन आता कहाँ से है, मतलब इसका स्रोत क्या है। हाँ, तो ये पश्चिम अफ्रीका में एक पौधा होता है, टैबरनंथी इबोगा। अच्छा। उसकी जड़ की छाल से ये निकाला जाता है। और ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज हो, नहीं जी नहीं, सदियों से वहाँ की वो बुटुई आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता रहा है। अरे वाह, लेकिन फिर ये नशे की लत के इलाज से कैसे जुड़ गया। वो एक इत्तेफाक था असल में। 1962 की बात है। अच्छा। एक 19 साल का लड़का था, हार्वर्ड लॉट्सऑफ, हेरोइन एडिक्ट था। उसने इसे लिया और वो हैरान रह गया। उसकी तलब और जो वापसी के लक्षण थे वो दोनों गायब हो गए एक ही बार में। हाँ, एक ही बार में। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात थी उस वक्त। यकीनन। और ये समझने के लिए कि ये क्यों इतनी बड़ी बात है, शायद हमें ओपियोइड की लत को थोड़ा समझना होगा, वो मनोवैज्ञानिक पकड़। बिल्कुल, देखिए ओपियोइड की लत सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये दिमाग पर बहुत गहरी पकड़ बनाती है। कैसे? ओपियोइड्स दिमाग में कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। अब समय के साथ क्या होता है कि दिमाग इनका आदी हो जाता है। टॉलरेंस जिसे कहते हैं। हाँ, फार्माकोलॉजिकल टॉलरेंस। फिर उसी असर के लिए ज्यादा डोज चाहिए होती है और शरीर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, शारीरिक निर्भरता। और जब कोई व्यक्ति जो निर्भर है वो उसे लेना बंद कर दे अचानक, तब असली मुश्किल शुरू होती है। हाँ, तब शुरू होता है वापसी के लक्षणों का वो भयानक दौर। जी मिचलाना, बेचैनी, पसीना आना, नींद गायब, मांसपेशियों में भयानक दर्द। उफ। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इतना कष्ट देता है कि ज्यादातर लोग दोबारा ड्रग्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वो चक्र तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका में जो इलाज चलता है जैसे मेथाडोन या ब्यूप्रेनोफिन, जी, ओपियोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो क्या करती हैं? वो इन लक्षणों को दबाती हैं? हाँ, वो लक्षणों को कम करती हैं, संभालती हैं। लेकिन जैसा कि स्रोत में काइल डिटोमासो बताते हैं, हाँ, वो 20 साल से नशे से जूझ रहे थे। जी, उनका कहना है कि इन दवाओं से जिंदगी एकदम सपाट हो जाती है। वो खुशी महसूस नहीं होती, भावनाएं दब जाती हैं। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से वो पूरी तरह आजाद महसूस नहीं करते। बिल्कुल, और स्टडीज भी यही दिखाती हैं। ये नुकसान कम करने में तो प्रभावी हैं, पर किसी को पूरी तरह ओपिएट छुड़ाने में उतनी सफल नहीं हो पाती अक्सर। और यहीं पर इबोगेन की बात आती है। हाँ। इसे लेने वाले कहते हैं कि इसने एक ही सेशन में, मतलब सालों पुरानी लत और वो वापसी का दर्द सब मिटा दिया। ये बहुत बड़ा दावा है। काइल के लिए तो ये बिल्कुल आखिरी उम्मीद थी। कई बार रिहैब जा चुके थे, सब फेल। उन्हें लगा शायद ये उनके दिमाग को एक तरह का, क्या कहें, मनोवैज्ञानिक रीसेट दे सकता है, ड्रग्स छोड़ने का एक मौका। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई आसान रीसेट नहीं है। ये अनुभव बहुत बहुत तीव्र होता है। तीव्र मतलब कैसा अनुभव? मरीज करीब 10-12 घंटे तक लेटे रहते हैं, हिलना डुलना भी मुश्किल होता है, और इस दौरान उन्हें बहुत तेज, कभी कभी डरावने या दर्दनाक दृश्य दिखते हैं, पुरानी यादें उभरती हैं। बाप रे। उल्टियां होना भी बहुत आम है। कुछ लोग इसे लूसिड ड्रीम जैसा बताते हैं, मतलब सचेत सपना। सचेत सपना। हाँ, जहां वो अपने अतीत की तकलीफ दे घटनाओं को शायद एक नए नजरिए से देख पाते हैं। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाल सकता है। लेकिन ये हमेशा सकारात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। कभी कभी ये सिर्फ उथल पुथल भरा क्योटिक भी हो सकता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये दिलचस्प है कि वैज्ञानिक भी, जैसा आपने कहा, अभी पक्के तौर पर नहीं जानते कि ये काम कैसे करता है। हाँ, इसे नया प्रतिमान या न्यू पैराडाइम कहा जा रहा है। पूरी कार्यप्रणाली अभी रहस्य है। कुछ छोटे अध्ययनों से उम्मीद तो जगी है। एक में 30% लोगों ने इलाज के बाद कभी ओपियोइड नहीं लिया, और एक दूसरे अध्ययन में 75% लोग 1 साल तक ओपियोइड से दूर रहे। ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। हाँ, पर इसे जादुई गोली कहना शायद ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। शायद इसे एक शक्तिशाली नेगेटिव पैटर्न इंटरप्टर कहना ज्यादा सही होगा। पैटर्न इंटरप्टर।
सपोज नशे का गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पैटर्न बन जाता है, उसको ये तोड़ता है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। वो जो आदत बन जाती है, जो तलब उठती है, उस चक्र को ये बाधित करता है। मगर इस संभावना के साथ एक बड़ा खतरा भी है, जैसा आपने बताया। बहुत बड़ा खतरा। इबोगेन जानलेवा हो सकता है, सीधी बात है। जानलेवा क्यों? खासकर अगर सही मेडिकल जांच और निगरानी के बिना लिया जाए। सबसे बड़ा जोखिम है कार्डियोटॉक्सिसिटी, मतलब दिल पर इसका जहरीला असर हो सकता है। ओह, तो ये कोई पार्टी ड्रग या मनोरंजक चीज बिल्कुल नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत गंभीर इरादे और पूरी मेडिकल सावधानी से ही होना चाहिए। शायद इसीलिए अमेरिका में से हेरोइन की तरह शेड्यूल 1 ड्रग का दर्जा दिया गया है। जी हाँ। लेकिन मेक्सिको जैसे देशों में ये कानूनी है, वहाँ क्लिनिक चल रहे हैं। हाँ, मेक्सिको में, कुछ और देशों में भी क्लिनिक्स कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। काइल ने भी अपना इलाज मेक्सिको के ही एक क्लिनिक एम्बियो लाइफ साइंसेज में कराया था, जहां पूरी मेडिकल देखरेख। ये बात बहुत बहुत अहम है। ये दिखाता है कि शायद इबोगेन अकेले ही सब कुछ नहीं करता। मतलब व्यक्ति की अपनी मनोवैज्ञानिक तैयारी, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी वो गतोह टेनिस छोड़ने की चाहत, हाँ, वो दवा के असर के साथ मिलकर शायद वो पैटर्न इंटरप्ट करती है। बिल्कुल, शायद ऐसा ही है। 8 हफ्ते बाद भी काइल कह रहा था कि वो जो लगातार ड्रग्स लेने की इच्छा थी, वो नहीं लौटी थी। तो इस स्रोत से, इस पूरी चर्चा से मुख्य बात क्या निकलती है? इबोगेन ओपियोइड की लत के इलाज का एक जटिल, शक्तिशाली लेकिन जोखिम भरा रास्ता हो सकता है। कोई आसान जवाब या चमत्कार नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। दिल के लिए खतरनाक हो सकता है और इसका अनुभव मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत झकझोर देने वाला, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और विज्ञान अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है कि ये दिमाग पर कैसे असर करता है। लेकिन पारंपरिक इलाज की अपनी सीमाएं हैं। ओपियोइड का संकट कितना बड़ा है, हम सब जानते हैं। जी, किरण तो है जो हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। हाँ, एक संभावित विकल्प। और जैसा काइल के अनुभव ने दिखाया, इसमें सिर्फ दवा नहीं, व्यक्ति की अपनी मानसिक तैयारी का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये दवा और दिमाग का मेल है शायद। सही कहा। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब लाखों लोग नशे की लत के उस गहरे मनोवैज्ञानिक बोझ तले दबे हों, तो एक ऐसे तरीके के लिए कितना जोखिम उठाना ठीक है, जो बरसों पुराने नकारात्मक मानसिक पैटर्न को तोड़ने का शायद एक लड़ने का मौका देता हो। भले ही हम अभी पूरी तरह ना समझ पाए हों कि वो ये कैसे करता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है।